हेलो फ्रेंड्स, दिस इज महेंद्र प्रजापति। वेलकम टू पीजीआई रामपुरा। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पता ही है, आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतिकी में। आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जहां भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को मैं ऑलरेडी आप लोगों के ग्रुप पर शेयर कर चुका हूँ। और जिन लोगों को अभी तक यदि ये पीडीएफ नहीं मिली है, तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया जा रहा है, आप वहाँ से जाकर के टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप वहाँ से डाउनलोड करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। इसके आफ्टर में जो भी आपके इशूज रह जाएंगे, क्वेश्चंस रह जाएंगे, उन क्वेश्चंस को आप इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आइएगा, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी रासायनिक अपक्रिया के लिए निम्न में क्या कमी में भिन्नता नहीं हो सकती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि रासायनिक अपक्रिया है, निम्नलिखित में से किसमें भिन्नात्मकता नहीं हो सकती है। देखिएगा, अपक्रिया का जो वेग है वह तो परिवर्तित रहता ही है। पूर्ण आयु भी अपक्रिया की सांद्रता के साथ परिवर्तित रहती है एंड कोटि भी रहती है। जो बचता है वो सिर्फ आपका मॉलिक्यूलरिटी बचती है, यानी कि आणविकता बचती है। क्या बचती है? आणविकता। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वह राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा क्या? तो वह राइट आंसर हमारा हो जाएगा जाकर के लास्ट ऑप्शन, द ऑप्शन हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? लास्ट ऑप्शन हो जाएगा द नंबर का। ठीक है, तो आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, डाई एथिल ईथर के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। देखिएगा, डाई एथिल ईथर का निर्माण हम लोग किस प्रकार से करते हैं, जब इथाइल एल्कोहल का, किसका? इथाइल एल्कोहल यानी कि C2H5OH का डिहाइड्रेशन करवाया जाता है, निर्जलीकरण करवाया जाता है एल्यूमिना उत्प्रेरक के साथ, Al2O3 के साथ। किसके साथ? Al2O3 के साथ जब करवाया जाता है, तो यहाँ हमारे पास जो शेष बचा होता है वह हमारे पास क्या बचता है? इथाइल एल्कोहल, सॉरी, डाई एथिल ईथर बन जाता है C2H5O, C2H5। ये आपका डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला होता है C2H5O, C2H5। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा Al2O3। क्या हो जाएगा? Al2O3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पर। थर्ड क्वेश्चन है, जल गैस से मेथिल अल्कोहल के निर्माण में प्रयोग में लाया जाने वाला उत्प्रेरक है। देखिएगा, जो जल गैस है, जल गैस से हमें क्या बनाना है? मेथिल अल्कोहल। तो हम लोग CO&H2, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण, यही जो मिश्रण है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जल गैस कहते हैं। और इसमें जो उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह कॉपर का ऑक्साइड होता है, जिंक का ऑक्साइड आप प्रयोग कर सकते हैं, साथ में क्रोमियम का आपको ट्राई ऑक्साइड जरूर डालना पड़ेगा, तो Cr2O3। तो इसके द्वारा हम लोग क्या बना लेते हैं? मिथाइल अल्कोहल का निर्माण कर लेते हैं, यानी कि CH3OH हमारा बन के रेडी हो जाता है। तो इस ऑप्शन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझते हुए चल रहे होंगे। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों के पास तक इस प्रकार के वीडियोस पहुंचते रहें। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी में चार चांद लगाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ नंबर इज, निम्नलिखित अपक्रिया में कौन सी अपक्रिया ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रही है। यह ऋणात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण है इसमें। तो हमें यह बताना है कि कौन सी अपक्रिया है जो ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रही है। तो क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन के साथ डाला जा रहा है एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में, तो आपका क्या क्या बन रहा है? तो यहाँ पर आपका फॉस्जीन गैस बनती है, जो कि एक विषैली गैस होती है। ठीक है, तो ये तो आपका कैसा है? पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, यह धनात्मक उत्प्रेरण का कार्य करता है। KCl3 के साथ, KCl3 नहीं है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, KClO3 है। आप लोग सही कर लेंगे, KClO3 है। जब इसका मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ अपघटन करवाया जाता है, तो यस, ये जो मैंगनीज डाइऑक्साइड इस अपक्रिया को कंट्रोल करता है और यहाँ पर ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ये पोटेशियम क्लोरेट है। पोटेशियम क्लोरेट का जैसे ही मैंगनीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपघटन करवाया जाता है, तो पोटेशियम का क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस बनती है। तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिएगा, थर्ड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो ये हैवर प्रोसेस दिया गया है आपको। हैवर प्रोसेस में क्या दिया जा रहा है? तो अमोनिया है, N2 और H2। क्या दिया जा रहा है? N2 + 3H2। तो ये हैवर प्रोसेस है, हैवर प्रोसेस से अमोनिया का निर्माण है।
यहाँ पर आयरन उत्प्रेरक के रूप में, जो कि ये पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, इसके रूप में प्रयोग करते हैं, तो ये अपक्रिया के रेट को बढ़ाता है। एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड भी आपका क्या करता है, अपक्रिया के वेग को बढ़ाता है प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। किसके उत्प्रेरक की उपस्थिति में? प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा, वह करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। 5th नंबर इज, तो 5th नंबर है आपके पास, उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत के अनुसार अपक्रिया की गति बढ़ती है क्योंकि। यस, देखिएगा, जब भी हम उत्प्रेरक को प्रयोग करते हैं अपक्रिया में, तो उत्प्रेरक आपका इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? यह उत्प्रेरक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सक्रियण ऊर्जा के। अगर आप उत्प्रेरक को डाल रहे हैं तो अपक्रिया की दर तभी बढ़ती है या अपक्रिया का वेग तभी बढ़ता है जब उस अपक्रिया की सक्रियण ऊर्जा में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो ये हमने आप लोगों को बताया भी है। तो क्या हो जाएगा? अधिशोषण सक्रियण ऊर्जा को घटाता है। यस, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, तो आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 नंबर इज, तो 6 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो SO2 के SO3 में ऑक्सीकरण के लिए V2O5 की आवश्यकता होती है। यस, V2O5 हम लोग लेते हैं। V2O5 जो होता है आपका एक सॉलिड उत्प्रेरक है और यह ब्राउन सॉलिड कलर का होता है। कैसा होता है? ब्राउन सॉलिड कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में आयरन उत्प्रेरक का कार्य होता है? तो यस, बिल्कुल भी नहीं होता है आयरन उत्प्रेरक का। हम यहाँ पर निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? निकेल उत्प्रेरक का। तो इसके लिए नेगेटिव क्वेश्चन है, तो नेगेटिव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में निर्जल AlCl3। बिल्कुल बात सही है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है, इसमें डिहाइड्रेटेड एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड यानी कि निर्जल AlCl3 का हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? निर्जल AlCl3 का ही प्रयोग करते हैं। अमोनिया के हैबर प्रोसेस में आयरन उत्प्रेरक का कार्य करता है। बिल्कुल सही है। तो इस नेगेटिव क्वेश्चन का नेगेटिव ही आंसर दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं, आजकल जो एग्जाम है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं? नेगेटिव क्वेश्चन हमें देखने को ज़्यादा मिलते हैं। तो आप लोग भी अपनी तैयारी इसी प्रकार से करिएगा कि अगर आपके पास नेगेटिव क्वेश्चन रख दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमोनिया के उत्पादन में मोलिब्डेनम ऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में काम में ले जाया जाता है। यह एक उदाहरण है। देखिएगा, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें आपसे, तो इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा वह विजातीय उत्प्रेरक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? विजातीय उत्प्रेरक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस प्रक्रम में प्लेटिनम उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका तेलों के कठोरीकरण में। यस, बिल्कुल भी नहीं किया जाता है तेलों के कठोरीकरण में। मेथनॉल के संश्लेषण में बिल्कुल नहीं किया जाता है। पेट्रोल, संश्लेषित पेट्रोल के निर्माण में नहीं किया जाता है। तो लास्ट ऑप्शन आपका बचता है अमोनिया के ऑक्सीकरण में HNO3 बनाने में। देखिएगा, जब अमोनिया के द्वारा इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है अमोनिया का, तो किस प्रकार से आपका HNO3 बनता है, तरह इस प्रोसेस को हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास NH3 होता है, इसको प्लेटिनम उत्प्रेरक के साथ डाल दिया जाता है, जहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है एंड वाटर बनता है। क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर। इसी नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या किया जाता है? लाया जाता है और वायु के कांटेक्ट में डाल दिया जाता है। किसके कांटेक्ट में डाल दिया जाता है? वायु के कांटेक्ट में। तो जब इसको वायु के कांटेक्ट में डाला जाता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है। अब इसी प्राप्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम लोग वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं। किसके साथ? वाटर के साथ। तो जब इसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो HNO3 एंड HNO2 दो पदार्थ हमारे पास बनते हैं। नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। क्या क्या बनता है? नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ पर हमारे पास नाइट्रिक एसिड इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं बन पाता है, तो यही जो आपके पास रखा हुआ है क्या, नाइट्रस एसिड, इसी को हम लोग फिर से अपघटित कराते हैं और लार्ज अमाउंट में हम लोग HNO3 का मिक्सचर बना लेते हैं। किसका मिक्सचर बना लेते हैं? HNO3 का। तो हमने पूरा का पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है। तो यहाँ पर जो उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह उत्प्रेरक के रूप में आप देख सकते हैं। यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं किसको? प्लेटिनम को। तो NH3 के ऑक्सीकरण में HNO3 जो कि एक आपका नाइट्रिक एसिड होता है, इसके बनाने में हम लोग जो इसका प्रयोग करते हैं वह हमारा प्लेटिनम धातु होता है। कौन सा होता है? प्लेटिनम धातु। नेक्स्ट देखते हैं,
हैबर की विधि से अभी हमने जस्ट आपको बताया हुआ था, आयरन और मोलिब्डेनम का प्रयोग करते हैं। आयरन जहां आपका उत्प्रेरक होता है, ये आपका उत्प्रेरक होता है जिसे हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। यह क्या होता है? कैटलिस्ट होता है, उत्प्रेरक। एंड मोलिब्डेनम जो होता है, यह क्या होता है? एक प्रमोटर होता है, उत्प्रेरक वर्धक जिसे हम लोग कहते हैं, प्रमोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमोटर। तो प्रमोटर का काम बेसिकली क्या होता है? तो ये प्रमोटर आपका जो कैटलिस्ट होता है, इसके रेट को बढ़ा देते हैं। किसके रेट को बढ़ा देते हैं? कैटलिस्ट के रेट को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर इज निम्नलिखित क्रियाओं में से किसमें निकेल या प्लेटिनम उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? जस्ट अभी हम लोगों ने इसे क्वेश्चन किया था, तो हमने आपको जस्ट बताया हुआ था कि निकेल या प्लेटिनम का उत्प्रेरकों के रूप में प्रयोग करते हैं जब तेलों का हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है। जब वनस्पति तेल से आपको वनस्पति घी बनाना हो, क्या जब वनस्पति तेल से आपको वनस्पति घी, वनस्पति, आप सभी लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे 11th-12th में, वनस्पति तेल का जब हम लोग हाइड्रोजनीकरण कराते हैं निकेल या प्लेटिनम उत्प्रेरक के साथ, किसके साथ? निकेल या प्लेटिनम उत्प्रेरक के साथ, तो हमारा क्या बन जाता है? वनस्पति घी बन जाता है। क्या बन जाता है? वनस्पति घी बन के हमारा तैयार हो जाता है। तो यहाँ जो उत्प्रेरक प्रयोग किए जाते हैं वह उत्प्रेरक लिए जाते हैं निकेल या प्लेटिनम। तो ऑप्शन नंबर आपका 3rd सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11 नंबर। NH3 के निर्माण में हैवर प्रक्रिया में उत्प्रेरक प्रयोग है। तो देखिएगा, एलुमिना Al2O3 होता नहीं है, कॉपर ऑक्साइड होता नहीं है, उत्प्रेरक वर्धक के रूप में आयरन के साथ मोलिब्डेनम, यस अभी देखा हुआ था जस्ट। नेक्स्ट हमारे पास अमोनिया के संश्लेषण के लिए हैवर प्रक्रिया में सूक्ष्म विभाजित आयरन एक उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। तो देखिएगा, ये कहा जा रहा है अमोनिया का जब हम लोग संश्लेषण कराते हैं तो इसमें हम लोग जो आयरन डालते हैं, आयरन को चूर्णित फॉर्म में डालते हैं, यानी कि पाउडर फॉर्म में डालते हैं। किस में डालते हैं? पाउडर के फॉर्म में डालते हैं। तो इससे पाउडर फॉर्म में डालने का मतलब क्या है? बनने वाली अमोनिया की मात्रा में वृद्धि निर्माण की दर में वृद्धि की जाने के बिना करता है। गलत बात है ये। इसका आगे ऑप्शन दिए गए हैं। आगे ऑप्शन है NH3 के निर्माण में वृद्धि बनने वाली अमोनिया की मात्रा की कमी करता है। बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है बनने वाली अमोनिया में बिना किसी परिवर्तन NH3 का निर्माण दर में वृद्धि करता है। यस, अमोनिया की जो दर होती है उसमें वृद्धि करता है, अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा एंड डी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास रासायनिक अपक्रिया, जो कि अभी पीछे भी ये अपक्रिया आई हुई थी। तो ये एक उत्प्रेरक के रूप में लिखा हुआ है। जब किसी उत्प्रेरक को लिखना होता है तो हम लोग इस प्रकार से स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके उसको लिख देते हैं, तो ये समझाया जाता है कि यह एक उत्प्रेरक लिखा हुआ है। तो KClO3 आपका एक गैस होता है। क्या होता है? एक गैस होता है KClO3। एंड MnO2 भी मैंगनीज का डाइऑक्साइड है, ये भी आपका क्या है? गैस है। तो जब आपका रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट दोनों गैसियस स्टेट में आ जाते हैं, क्या क्या? जब आपके पास रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट दोनों गैसियस स्टेट में आ जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। यहां पर ये थोड़ी सी त्रुटि हुई है, इसको आप लोग सही कर लेंगे। यहां पर है क्या कि जो KClO3 होता है, पोटेशियम का क्लोराइड, ये आपका सॉलिड स्टेट में होता है। किस में होता है? सॉलिड स्टेट में। एंड मैंगनीज का डाइऑक्साइड आपका गैसियस स्टेट में होता है। तो जब आपके पास रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट दोनों फेज में आ जाएं तो उसको हम लोग समांगी उत्प्रेरण कहते हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं। और जब दोनों डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हों, किस में हों? डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हों, तो उसे हम लोग विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पोटेशियम क्लोरेट है, क्या है? पोटेशियम क्लोरेट, ये आपका गैसियस स्टेट में ही पाया जाता है। सॉरी बच्चों, ये किस में पाया जाता है? गैसियस स्टेट में। तो आप देख सकते हैं दोनों की स्टेट कैसी है? सेम है। तो ये कैसा हो जाएगा? समांगी उत्प्रेरण हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? समांगी उत्प्रेरण। नेक्स्ट है 40 नंबर। तो 40 नंबर इज अम्लीय KMnO4 द्वारा ऑक्जेलिक अम्ल के ऑक्सीकरण में उत्प्रेरक होता है। तो अम्लीय KMnO4 का जब भी हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल का ऑक्सीकरण कराते हैं, क्या कराते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का ऑक्सीकरण कराते हैं, तो इसमें जो हम लोग उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं वो Mn+2 को करते हैं। किसको करते हैं? Mn+2 को। नेक्स्ट है आपके पास एल्कीन दिया गया है। एथिलीन का फॉर्मूला, इसका हाइड्रोजनीकरण करवाया जा रहा है निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका हाइड्रोजनीकरण करवाया जा रहा है। तो देखिएगा, निकेल जो होता है वो आपका सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है और एथिलीन आपका गैस है।
तो ये गैस है एंड ये आपका सॉलिड है, तो दोनों के फेस कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फेस हैं। अभी आपको बताया था जब भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फेस पाए जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 15 का लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास 16 नंबर। उत्प्रेरण के अवधिशोषण सिद्धांत के अनुसार अवक्रिया दर में वृद्धि का कारण है। हमें यह बताना है कि जो अधिशोषण सिद्धांत है उसमें अवक्रिया की वृद्धि का कारण क्या रहता है। तो इसका जो ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं, चेक करते हैं। अधिशोषण मुक्त होने वाली ऊर्जा अवक्रिया की दर को बढ़ा देता है, बिल्कुल सही है। अधिशोषण प्रक्रिया में अणुओं की सक्रिय ऊर्जा बढ़ जाती है, नहीं भाई, अणुओं की सक्रिय ऊर्जा घट जाती है। अधिशोषण के कारण उत्प्रेरक के सक्रिय केंद्र पर अभिकारक अणुओं का सांद्रण बढ़ जाता है, नहीं, बढ़ नहीं जाता है बल्कि कम हो जाता है। अधिशोषण अवक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है, नहीं भाई, सही है। ये भी ऑप्शन आपका कैसा है, सही है। तो इसमें ऑप्शन आपके दो हो जाएंगे सही, जो अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा, नहीं भाई, अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा जो होती है वह उत्प्रेरकों के अधिशोषण सिद्धांत के अनुसार घट जाती है। तो इसके ऑप्शन एक नहीं दो सही हो जाएंगे, फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन। कौन कौन से हो जाएंगे, फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, किसी रासायनिक अपक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव निम्न को परिवर्तित करना होता है। तो आइएगा चेक करते हैं कि जो उत्प्रेरक है वह किसको चेंज करता है। तो आपको पता है कि यह सक्रिय ऊर्जा को चेंज करता है। किसको चेंज करता है, सक्रिय ऊर्जा को चेंज करता है। हमने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया भी था कि जो आपकी सक्रिय ऊर्जा है और जो उत्प्रेरक है इन दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रहता है। अगर आप उत्प्रेरक डालेंगे तो सक्रिय ऊर्जा कम हो जाएगी, सक्रिय ऊर्जा कम हो जाएगी जिससे अपक्रिया की दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर इज, उत्प्रेरक को सूक्ष्म चूर्ण में विभाजित करने में बढ़ेगा, मुक्त संयोजकता बढ़ेगी, नहीं, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा, नहीं, सक्रिय केंद्र बढ़ेगा, नहीं। अर्थात ये चारों के चारों बढ़ते हैं आपके, क्या, चारों के चारों बढ़ते हैं। उत्प्रेरक को जब हम डालते हैं तो मुक्त संयोजकता भी बढ़ती है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल भी बढ़ता है एंड सक्रिय केंद्र भी बढ़ता है। और इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। तो 19 नंबर इज, उत्प्रेरक सूक्ष्म रूप में विभाजित अवस्था में अधिक सक्षम होता है क्योंकि इस अवस्था में, देखिएगा इस अवस्था में क्या है, यह एक अभिकारक से अधिक सक्षमता से क्रिया करता है, बिल्कुल बात सही है। यह अधिक सतह क्षेत्रफल रखता है, बिल्कुल बात सही है। यह अधिक सक्रिय ऊर्जा रखता है, बिल्कुल करेक्ट। तो यह क्या हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सूक्ष्म रूप का मतलब यही है कि ये पाउडर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में। ठीक है, संपर्क विधि से H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है। तो देखिएगा जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है, इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम लोग जो उपयोग करते हैं वह वेनेडियम का पेंटाऑक्साइड करते हैं, V2O5 प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कार्बनिक उत्प्रेरक अकार्बनिक उत्प्रेरक से भिन्न है। तो यह किस कारण भिन्न है, हमें यही रीजन बताना है। तो ये प्रकृति में प्रोटीन युक्त होने के कारण, किसके कारण, प्रोटीन युक्त होने के कारण। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, एंजाइम निम्न में से क्या है। तो जो एंजाइम है हमें उन्हें बताना है कि यह क्या है। तो 22 का जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी पॉइंट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी पॉइंट। जो एंजाइम है वह सभी हमारे अकार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं। नेक्स्ट है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। इसका जवाब आप लोग देंगे, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें हम लोग प्लेटिनम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तेलों के हाइड्रोजन में हम लोग प्लेटिनम धातु का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 24 इज, निम्न में से व्यापारिक प्रक्रिया में कोई उत्प्रेरक प्रयुक्त नहीं होता है। तो देखिएगा हमें यह बताना है कि कौन से प्रोसेस में हमारा कैटलिस्ट प्रयोग नहीं होता है। तो यह ऑप्शन है आपका, देखिएगा शीतकक्ष विधि में भी होता है, डेकन विधि में भी होता है, हैबर प्रोसेस में भी होता है। बचा हुआ है आपका क्या, सॉल्वे प्रोसेस। तो सॉल्वे प्रोसेस में आपका कैटलिस्ट प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25, निम्न में से किस प्रक्रम में उत्प्रेरक प्रयुक्त नहीं होता है। यस, ये भी एक आपका सेम इसी के जैसा क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पर थर्माइट प्रोसेस में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, थर्माइट प्रोसेस जो होता है, थर्माइट प्रोसेस होता क्या है कि जब हम एल्युमिनियम को आयरन ऑक्साइड के साथ डाल देते हैं, किसको डाल देते हैं, जब हम एल्युमिनियम को डाल देते हैं आयरन ऑक्साइड के साथ, Fe2O3 के साथ,
तो जब इसके साथ इसको डाला जाता है तो हमारा क्या होता है, आयरन अलग हो जाता है और एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन जाता है Al2O3, इस प्रकार से। तो इसी को हम लोग थर्माइट प्रोसेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, किसी अपक्रिया को उत्प्रेरित करने में किसी एंजाइम की कार्य क्षमता इसकी निम्न में से किस क्षमता के कारण होती है। तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है, अपक्रिया में सक्रिय ऊर्जा में जब कमी हो जाती है, किसमें कमी हो जाती है, अपक्रिया की सक्रिय ऊर्जा में। सिंपल सा ऑप्शन हो जाएगा, अपक्रिया की सक्रिय ऊर्जा में कमी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज, एंजाइम कोलाइडी अवस्था में होते हैं, नहीं होते हैं। अच्छा, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया हम लोगों से, एंजाइम कोलाइडी अवस्था में होते हैं, बिल्कुल सही है। एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं, बिल्कुल सही है। आगे है, एंजाइम किसी अपक्रिया को उत्प्रेरक कर सकते हैं, नहीं। यही ऑप्शन गलत है, लेकिन इसके लिए यही क्वेश्चन के लिए यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे कैसा पूछा गया, नेगेटिव क्वेश्चन है, तो इस नेगेटिव क्वेश्चन का यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यूरियज एक एंजाइम है, यस। जब यूरिया का जल विघटन करवाया जाता है तो उसमें यूरियज एंजाइम को हम लोग प्रयोग में लेते हैं। नेक्स्ट है 28 नंबर, भोजन के पाचन के लिए प्रयुक्त एंजाइम टाइलिन किसमें उपस्थित होता है। तो ये जो टाइलिन एंजाइम है बच्चों, ये हमारा लार में उपस्थित होता है। किसमें होता है? लार में उपस्थित होता है। 29 नंबर है हमारे पास, 29। तो 29 हमसे क्या कहा जा रहा है, एंजाइम जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। तो एंजाइम जब लिया जाता है, मतलब कि ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित किया जाता है, तो उसमें जाइमेज एंजाइम डाला जाता है, जिसमें एथेनॉल हमारा परिवर्तित हो जाता है। ठीक, ग्लूकोज एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। अपक्रिया जो किसी एक उत्पादन द्वारा उत्प्रेरित होती है कहलाती है। हमसे ये कहा जा रहा है कोई एक अपक्रिया है और वह किसी उत्पादन द्वारा क्या हो रही है, उत्प्रेरित हो रही है, तो उसको हम लोग स्व उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ कैटालिसिस कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? सेल्फ कैटालिसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पर, क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं। वायु के द्वारा क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराने पर ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो यहाँ पर जब हम क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म जो होता है, यह हमारा क्लोरोफॉर्म फॉस्फीन गैस में उत्प्रेरित हो जाता है और एक विषैली गैस देता है, जिसे कंट्रोल करने के लिए हम इसमें कीटोन मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? कीटोन को मिला देते हैं, तो यह स्लोली स्लोली फिर प्रोसेस होने लगता है। नेक्स्ट है 32, एक उत्प्रेरक निम्न में से क्या है। तो एक हमें उत्प्रेरक के बारे में बताना है कि यह निम्न में से क्या है। तो 32 का हमारा हो जाएगा जो ऑप्शन है, अपक्रिया की ऊर्जा बढ़ा देता है। उत्प्रेरक जो है अपक्रिया की ऊर्जा घटा देता है, या अपक्रिया की ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। देखिएगा, उत्प्रेरक जो है वह सक्रिय ऊर्जा, जो अपक्रिया की सक्रिय ऊर्जा है उसका मान घटा देता है। क्या कर देता है? अपक्रिया का मान घटा देता है। तो सक्रिय ऊर्जा का मान ये क्या कर देता है? घटा देता है। नेक्स्ट है 33, एक जैविक उत्प्रेरक है। तो हमें ये बताना है कि जैविक उत्प्रेरक क्या है। तो इसका ऑप्शन है, एक जैविक उत्प्रेरक आपके एंजाइम होते हैं, जिन्हें हम लोग ईस्ट या खमीर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ईस्ट या खमीर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 34, एंजाइम से संबंधित कथन को चुनिएगा। तो एंजाइम से संबंधित कथन को हमें चुनना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, एंजाइम जैविक उत्प्रेरक हैं जो कि विशिष्ट सक्रिय स्थल रखते हैं, नहीं, गलत ऑप्शन। एंजाइम विशिष्ट जैविक उत्प्रेरक हैं जो कि विषैले नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं एंजाइम। एंजाइम सामान्यतः विषमांगी उत्प्रेरक होते हैं जो अपक्रिया में बहुत विशिष्ट होते हैं, नहीं, समांगी उत्प्रेरक भी होते हैं हमारे पास। एंजाइम विशिष्ट जैविक उत्प्रेरक हैं तथा उच्च ताप लगभग 1000 केल्विन पर सामान्य पर से कार्य करते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, उत्क्रमणीय अपक्रिया में उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अपक्रिया में साम्यावस्था प्राप्ति के समय को कम कर देता है। यस, अपक्रिया की जो दर होती है, जो अपक्रिया की दर है उसमें क्या कर देता है, ये कमी ला देता है, अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। किसको बढ़ा देता है? रेट ऑफ रिएक्शन को। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन है आपके पास, प्रत्येक अपक्रिया की दर को घटा देता है, गलत है। अपक्रिया में साम्यावस्था प्राप्ति के समय को कम कर देता है। यस, अपक्रिया में जो साम्यावस्था इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है वह बहुत ही जल्दी होने लगेगा।
सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। अपक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन के मान को कम कर देता है, गलत है। अगर अपक्रिया की दर बढ़ा देता है, ये भी गलत है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ता है, ये नहीं कह सकते कि अगर अपक्रिया की ही दर को अकेला बढ़ाता है। अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम है तो वह बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन की रिएक्शन को बढ़ाने की क्षमता रखता है एक उत्प्रेरक। उत्प्रेरक के लिए सही कथन है, उत्प्रेरक अपक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है। उत्प्रेरक साम्य अवस्था को परिवर्तित कर देता है। तो जो उत्प्रेरक होता है वह साम्य अवस्था को परिवर्तित बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। एंड धनात्मक उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है। ये भी ऑप्शन आपका सही है। जो जितने भी धनात्मक उत्प्रेरण हैं वह सक्रिय ऊर्जा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शन सही हो जाएगा आ तो हो ही जाएगा, एंड साथ साथ में आपका सा भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सा। जरा थोड़ा पिछले वाले क्वेश्चन पर, प्रीवियस क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। उत्क्रमणीय अपक्रिया में उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अपक्रिया की दर को घटा देता है, ये तो गलत ही ऑप्शन था। अपक्रिया में साम्यावस्था प्राप्ति के समय को कम कर देता है। यस, देखो समय को तो कम कर देता है, लेकिन अगर एक बात ये कही जाए उत्प्रेरक साम्य अवस्था को परिवर्तित कर देता, तो परिवर्तित बिल्कुल भी नहीं कर पाता, उसके कंसंट्रेशन पर इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन टाइम पीरियड जरूर कम कर देता है। क्या कम कर देता है, टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्प्रेरक वह पदार्थ जो उत्पाद की साम्य सांद्रता को बढ़ा देता है। तो जो हमारे पास है यह गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट है अवक्रिया के साम्य स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है, बिल्कुल नहीं कर पाता है। अवक्रिया के साम्य स्थिरांक को बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं कर पाता है। साम्य तक पहुंचने के समय को कम कर देता है। यस, अभी हमने आपको बताया हुआ है कि उसका रेट ऑफ जो टाइम है, पीरियड है, सक्रिय ऊर्जा का मान कम करने से उसका रेट ऑफ टाइम भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है 38 पार्ट। एक उत्प्रेरक प्रयुक्त तो होता है। तो एक जो उत्प्रेरक है वह कहाँ प्रयुक्त तो होता है, तो आइएगा इसको चेक करते हैं। केवल अपक्रिया की वेग वृद्धि के लिए, गलत बात है। अपक्रिया के वेग को परिवर्तित करने के लिए, यस, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो वह बढ़ाएगा और नेगेटिव कैटलिस्ट है तो वह कम करेगा। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, अपक्रिया के वेग को परिवर्तित करने के लिए। आई होप कि आप सभी लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है 39। उत्प्रेरक का अधिशोषण सिद्धांत उपयोगी है। तो जो उत्प्रेरक है उसका अधिशोषण सिद्धांत हमें बताना है कि किस प्रकार से उपयोगी है। तो द्रव उत्प्रेरकों में, गैसीय उत्प्रेरकों में, या ठोस उत्प्रेरकों में, या लास्ट ऑप्शन दिया जा रहा है सभी में। तो देखिएगा उत्प्रेरक जो है अगर जितना अच्छा आपका सॉलिड स्टेट में काम करता है, वर्क करता है, उतना किसी फॉर्म में भी नहीं करता है। तो यह अधिशोषण सिद्धांत ठोस उत्प्रेरकों में है। किसमें है, ठोस उत्प्रेरकों। नेक्स्ट है 40 नंबर। आकृति चयनित उत्प्रेरकों को यह नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनका उपयोग केवल कुल चयनित अपक्रियाओं के लिए होने के कारण, गलत ऑप्शन है। उत्प्रेरक के छिद्रों के आकार के कारण जो केवल चयनित अणुओं को ही बांध सकता है। यस, बिल्कुल आपका ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्प्रेरण की विशिष्टता के कारण नहीं, उत्प्रेरण के आकार के कारण, ये दोनों गलत है। नेक्स्ट है उत्प्रेरक पद दिया गया था, मतलब उत्प्रेरक किसने दिया हुआ था, तो हमें बर्जिलियस ने दिया हुआ था। किसने, बर्जिलियस ने। नेक्स्ट हमारे पास 42। निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। तो जो परिवर्ती संयोजकता वाली धातुएं होती हैं, क्या होती हैं, परिवर्ती संयोजकता वाली धातुएं वह कार्य करती हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रक्रम प्रावस्था में अंतरापृष्ठ पर भी होता है। तो हमें ये बताना है कौन सा अंतरापृष्ठ पर होता है। तो जो संचारण क्रिया है वह अंतरापृष्ठ पर होती है, अंतरापृष्ठ पर, सॉरी, कहाँ होती है, अंतरापृष्ठ पर होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रकार के उत्प्रेरकों में किसे अधिशोषण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो उत्प्रेरकों द्वारा किस अधिशोषण के द्वारा, तो 44 नंबर का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित प्रकार के उत्प्रेरकों में किसे अधिशोषण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, तो वह ऑप्शन हो जाएगा विषमांगी उत्प्रेरण द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन। उत्प्रेरकों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 45 नंबर है हमारे पास कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिएगा नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका आप थर्ड ऑप्शन पढ़ेंगे तो उत्प्रेरक अपक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। यस, बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी अपक्रिया के संदर्भ में उत्प्रेरक बहुत ही विशिष्ट होते, बिल्कुल बात सही है। किसी एक अपक्रिया के लिए एक ही उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है उत्प्रेरक उत्क्रमणीय अपक्रिया के साम्य को परिवर्तित नहीं करता है, बिल्कुल सही है। उत्प्रेरक अपक्रिया के अंत में परिवर्तित नहीं होता, बिल्कुल बात सही है। ये तीनों करेक्ट ऑप्शन थे, लेकिन हमें नेगेटिव क्वेश्चन दिया गया था, हमें नेगेटिव ही आंसर चाहिए था।
नेक्स्ट है 46 नंबर, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जिसमें, तो उत्प्रेरक हमें ये बताना है कि वह पदार्थ जिसमें अपक्रिया प्रकाश में होती है, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त तो होती है, नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक पदार्थ रासायनिक अपक्रिया की दर को परिवर्तित करते, बिल्कुल बात सही है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर देखते हैं। तो 47 हमारे पास क्या है, निम्न में से किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती हैं। सभी लोग जानते हैं कि जितनी भी हमारी ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, संक्रमण धातुएं होती हैं, ये सभी हमारी प्रभावी उत्प्रेरक बनाती हैं। क्या बनाती हैं, प्रभावी उत्प्रेरक। एंड 48 है, निम्नलिखित में विषमांगी उत्प्रेरण है। देखिएगा, हमने आपको बताया था जब आपका रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक दोनों आपके अलग अलग फेज में हो जाएं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो ये हमारा गैसियस फॉर्म में है और ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, तो ये सभी हमारा समांगी उत्प्रेरण हो जाएगा। अभी वैनेडियम का पेंटाऑक्साइड हमने आपको बताया हुआ था कि जो वैनेडियम का पेंटाऑक्साइड है यह आपका किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, और ये येलो कलर ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। जबकि सल्फर डाइऑक्साइड आपका गैसियस फॉर्म में है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड आपका गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी गैस होता है। इसी प्रकार से एथिल अल्कोहल आपका लिक्विड फॉर्म में है एंड सांद्र एस्टियोसल्फर भी आपका लिक्विड फॉर्म में है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, समांगी हो जाएंगे, ये भी समांगी हो जाएगा, यही आपका कैसा हो जाएगा, विषमांगी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। तो 49 है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सा गलत है। साम्य स्थिति की, फर्स्ट ऑप्शन, साम्य स्थिति की शीघ्र प्राप्ति में उत्प्रेरक सहायता कर देता है परंतु वे साम्य की स्थिति को बदल नहीं सकते, बिल्कुल सही है। समांगी उत्प्रेरण में कम से कम एक अभिकारक से उत्प्रेरक की साम्य अभिक्रिया सन्निहित रहती है, बिल्कुल सही है। विषमांगी उत्प्रेरक में उत्प्रेरक के शब्द पर रसोशोषण सन्निहित होता है। रसोशोषण मतलब होता है केमिजॉर्प्शन। क्या होता है, केमिजॉर्प्शन यानी कि रासायनिक अधिशोषण। यस, यही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यही आपका गलत ऑप्शन है इसमें, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पर यही सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमसे निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया, गलत। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं हम लोग। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास है, सॉरी एक मिनट, विषमांगी उत्प्रेरण में उत्प्रेरक के शब्द पर रसोशोषण यानी कि केमिजॉर्प्शन एस रहता है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है आपका, सॉरी। धनात्मक उत्प्रेरक जिन अपक्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं उनकी सक्रिय ऊर्जा को उच्चतर करते हैं, नहीं भाई, सक्रिय ऊर्जा को कम कर देते हैं, ये है निगेटिव आंसर आपका। तो ये निगेटिव आंसर ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी गाइस, ये सी ऑप्शन नहीं होकर के लास्ट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास, प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग 0.69 इंटू 10⁻⁻² मोल प्रति लीटर प्रति मिनट है। ओके, देखिएगा, सब प्रथम तो बात यही है, अपक्रिया का जो वेग आपको दिया गया है, अपक्रिया का वेग का जो मात्रक है वो यहाँ आपको गलत दिया गया है। प्रथम कोटि की अपक्रिया कही जा रही है, तो प्रथम कोटि की अपक्रिया का जो वेग है, उस वेग का जो वेग स्थिरांक आता है निकल करके, वह वेग स्थिरांक केवल आपका प्रति मिनट में आता है निकल करके, ये मोल प्रति मिनट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, मोल प्रति मिनट नहीं होगा। यदि अविकारक का प्रारंभिक सांद्रण इतना है तो इसका अर्धायुकाल, तो देखिएगा इसका अर्धायुकाल बड़े सिंपल तरीके से निकल आएगा। तो टी हाफ बराबर आप लोगों को बताया गया था कि प्रथम कोटि की अपक्रिया है, तो उस प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायुकाल कितना हो जाएगा, 0.6932 अपॉन के। तो के का वैल्यू यहाँ पर आप पुट करेंगे, तो के का वैल्यू जब आप यहाँ पर पुट करेंगे कितना है, 0.69 इंटू 10⁻⁻², तो यहाँ पर रखेंगे 0.6932 अपॉन 0.69 इंटू 10⁻⁻², तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो वैल्यू आएगा आपके पास 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100 आएगा। चेक करते हैं, तो यहाँ 100 एक भी आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आप लोग इसमें एक और लास्ट ऑप्शन बना लीजिएगा, 100 का ऑप्शन किसका बना लीजिएगा, 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका, हाफ टाइम पीरियड 100 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये 50 क्वेश्चन थे, हमने आज यहाँ पर 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की आपको और पीडीएफ डाल दी जाएगी, और भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं, तो इनको भी हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, और आप लोग एक बार और प्रैक्टिस करिएगा इन क्वेश्चंस की। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें।